नमस्कार, मैं किंशुक शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आज प्रयास किया है कि टेक्नोलॉजी को मैं नए सिरे से आप लोगों के सामने लेकर आऊं। अभी तक की जो एक समस्या मैं देख रहा था वो ये था कि जो एकेडमिक कंटेंट्स आप रखते हैं वाइट बोर्ड पर, यदि वो हमें पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में मिल जाए सर, तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। बहरहाल राजस्थान के इतिहास में जो हमारा अब तक की सीरीज चल रही थी वो सीरीज़ थी जैसलमेर का इतिहास। मैं उसमें 2 खंड आप लोगों को दे चुका था और मैं आज पीडीएफ के रूप में, जहां पर आपको स्लाइड्स भी मिलती रहेंगी, मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा यहीं पर दे दूं, तो एक प्रॉपर पीडीएफ के रूप में नोट्स आपके सामने आएगा और एक छोटे से विंडो में मैं भी आपको दिखता रहूँगा। तो शायद अपना जो एक कनेक्शन रहता है कि जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो भी अपना बराबर बना रहेगा। जैसलमेर रियासत की जो बात थी, जिस ढंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसको मैं दोबारा यहाँ पर सिरे से स्टार्ट करता हूँ। एक साहित्यकार है राजस्थान के अंदर जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत। याद रखिएगा, लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत की साहित्यिक रचना के हवाले से मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने ले रहा हूँ। अच्छा, अध्याय को आरंभ करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को और बतला दूं। इतिहास जो है राजस्थान का, स्पेशली राजस्थान का जो इतिहास है, वो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, वो गाइड्स में नहीं है, वो क्लासेस में नहीं मिलेगा। यदि आपने चारण काव्य नहीं पढ़ा तो समझिएगा राजस्थान इतिहास का जो मूल रस है, जो जिसे हम वीर रस कहते हैं, या जो ओजस्वी जो उसकी जो आत्मा है, वो निखर कर सामने नहीं आएगी। जैसा कि हमने कहा था जैसलमेर रियासत की, जब हमने आप लोगों के साथ चर्चा की थी, बात की थी, देख लीजिएगा जैसलमेर रियासत की। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो निकलकर हमारे सामने आती है वो ये है कि लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने जैसलमेर रियासत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदर्भ का उल्लेख किया है। घोड़ा होवे काठरा, घोड़ा होवे काठरा, पिंडली होए पखाण, घोड़ा होवे काठरा, पिंडली होए पखाण, लोह तना होई लूगड़ा, लोह तना होई लूगड़ा, तो जाइजे जैसाण। मारवाड़ के एक प्रसिद्ध चारण कवि हुए हैं वीरदास जी बारहट रंगरेला। याद रखिएगा, आपको जालोर के नवाब के द्वारा ये टाइटल दिया गया था। जालोर नागौर वाला जो एरिया था, वहाँ से कमाल खां के द्वारा रंगरेला आपको उपाधि दी गई थी। और आपने ही इस पंक्ति को सबसे पहले कहा था। महारावल जैसलमेर के जो रावल थे, हम अक्सर पढ़ते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अक्सर जैसलमेर के बारे में हमारे सामने बात आती है कि जी जैसलमेर में वही जा सकता है जिसकी लोहे का घोड़ा हो, टांगे जिसकी लोहे की बनी हुई हों, इस तरह का। लेकिन ये पहली बार ये पंक्ति कही किसने थी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो मारवाड़ के जो चारण कवि थे वीरदास जी बारहट, बारहट शाखा के चारण कवि, और जिनकी उपाधि थी रंगरेला, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका उल्लेख लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने किया है। जैसलमेर रो जस, याद रखिएगा, जैसा मैंने जैसलमेर को देखा। अच्छा, उन्होंने जो देखा जैसलमेर के अंदर, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आपने देखी, और उनका वही उल्लेख किया। जनरली हम चारणों के बारे में ये कहते हैं जी कि इन्होंने बड़ा ऐसा साहित्य लिखा जो वास्तव में कपोल कल्पनीय, हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं बड़े पुष्टि के साथ, होता है कई जगह पे हम अतिशयोक्ति, उपमाओं का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। खैर, मैं चारण साहित्य पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ चारण साहित्य का। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा, आप चाहे मेरी गर्दन काट दीजिए, चाहे मुझे मौत के घाट उतार दीजिए, वही बोलूँगा जो मैंने देखा है, वही बोलूँगा जो मेरी कान सुनते हैं, मेरी आँख देखती है। सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करूँगा, आपको पसंद आए रावल साहब या नहीं आए। जैसलमेर रोजस नामक कविता में कवि वीरदास जी बारहट रंगरेला साहब ने लिखा है, घोड़ा होवे काठरा, यदि आपके पास घोड़ा हो, लकड़ी का बना हुआ, काठ का, पिंडली होए पखाण, यदि आपके पिंडलियों में, आपके पैरों में यदि पंख लगे हों, लोह तनाव होई लुगड़ा, यदि आपके कपड़े लोहे के बने हों, लोहे के बने यदि आपके वस्त्र हो, तो जाइजे जैसाण, तभी आप जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। आप समझ सकते हो कि क्या विषम परिस्थितियां उस जमाने में जैसलमेर के अंदर, जिसको हमने माड़ भी कहा है, के अंदर रही होंगी। आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियां थी। और कवि लिखता है यहाँ पर, जो वीरदास जी जो रंगरेला साहब है, वो इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि हम जैसलमेर किस स्थिति में, किस सूरत में पहुंच सकते हैं।
तो ये जो पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं अक्सर सबसे बड़े जो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर दुर्ग के बारे में, वो असल में फिर बोल रहा हूँ मैं वीरदासी बारहट रंगरेला साहब के बारे में। आइएगा हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। जैसलमेर रियासत के बारे में ये कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, असल में जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, यादवों ने अपने आप को श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की संतान माना है, पहली बात तो। अब कई साक्ष्य हैं, राम वल्लभ सोमानी जैसे इतिहासकारों ने, तुजुक बाबरी में भी इस बात का उल्लेख हुआ है, और कर्नल जेम्स टोड साहब ने भी इस बात का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ जिसका नाम हमें प्राप्त होता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में भी उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है जो प्रसंग में कहने जा रहा हूँ। तुजुक बाबरी में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है, और गाहे बगाहे कहीं न कहीं वेनसांग या युवानशांग ने भी इस बात का उल्लेख किया है। महाभारत काल के पश्चात जो यादव कौम जिसको ये लोग जिसके अधिष्ठाता हमने श्री कृष्ण को माना है, आपस में लड़कर समाप्त हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी थोड़े से लोग बचे वो द्वारिका, काबुल और गजनी और बल्ख यानी कि मध्य एशिया वाला जो एरिया है, तो ये लोग द्वारिका से निकलकर काबुल, आप स्लाइड में देख सकते हैं, काबुल, गजनी, बल्ख की तरफ चले गए। वहाँ पर इनका कुछ समय तक राज रहा, लेकिन तुर्कों ने फिर बाद में इन्हें पीछे पंजाब की तरफ हटने को मजबूर किया। ये यहाँ से निकलकर भटनेर आए, भटनेर से तन्नौट, तन्नौट से भटनेर से तन्नौट, तन्नौट से देरावर, और देरावर से बाद में ये जैसलमेर के अंदर आए, और जहाँ पर इन लोगों की लंबे समय तक राजधानी रही है। इस संदर्भ में एक मुहावरा प्रचलित भी आप लोग जानते हैं, मथुरा, काशी, प्रागवाड़, गजनी, अरु, भटनेर, दिगम दिरावल लोद्रुवो नम्मो जैसलमेर। ये बात आती भी है कि असल में इन लोगों की यात्रा, इन लोगों का उद्गम कहाँ से हुआ, मथुरा से निकले हुए लोग, द्वारिका से निकले हुए लोग कहाँ कहाँ पहुँचे, और गजनी से जैसलमेर तक कहते हैं कि एक समय पर यदुवंशियों अर्थात यादवों का पूरी तौर पर शासन रहा था। यदि हम बात करें इस अध्याय के विषय और सारांश की, तो हमें यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसा मैंने कहा, कर्नल टोड ने भी अपने इस बात का उल्लेख किया है, जानकारी दी है कि जो श्री कृष्ण थे उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके वंशज थे वो हिंदू कुश के उत्तर तथा सिंधु नदी के दक्षिण भाग में, हिंदू कुश का उत्तर और सिंधु नदी का दक्षिण भाग में जो वर्तमान पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर ये लोग बस गए, और ये प्रदेश यदू का डांग इलाका कहलाया। तो जीएस गहलोत साहब ने यदू की इस डांग को पंजाब के उत्तरी भाग का पहाड़ी प्रदेश बतलाया, जिसका उल्लेख बाबर ने, याद रखिएगा, अपने ग्रंथ तुजुक बाबरी में भी किया है। तुजुक बाबरी में भी बाबर इस बात का उल्लेख करता है कि यदू की डांग यानी कि यदुवंशियों द्वारा स्वभुज बल से प्राप्त एक स्थल पंजाब के अंदर शासित था। और इसी तथ्य की जो पुष्टि है वो आगे जाकर जो चीनी यात्री, मतलब इनसे पहले जो चीनी यात्री थे वेनसांग या युवानशांग, जो कि भारत के अंदर भारतवर्ष में सम्राट हर्ष के काल में, जिसको सकलोत्तर पथनाथ भी कहा गया है, सम्राट हर्ष को 7वीं शताब्दी में के अंदर महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आप जो ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म था, नालंदा विश्वविद्यालय, भारतवर्ष में आए थे। तो वो भी लिखता है कि हेरात से कंधार, आप लोग देखिएगा नोट्स में, स्लाइड्स में क्लियर लिखा हुआ है, हेरात से कंधार तक, हेरात से कंधार तक, ये देख लीजिए यहाँ पर आप, बहुत क्लियर सा मेंशन है, हेरात से लेकर कंधार तक हिंदू राज्य था। अतः हम सहज इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यादवों ने स्वभुज बल से इस प्रदेश को प्राप्त कर लिया था। अच्छा, इसकी पुष्टि ख्यातों से भी होती है। ख्यातों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक यादव या यदु शासक थे गज, इन्होंने गजनीपुर की स्थापना की थी। गजनीपुर नामक नगर की पूर्व माने नगर, गज नामक यदु शासक ने अपने स्वभुज बल से अपने मौलिक शक्ति के दम पर जिस नगर की स्थापना करी पंजाब वाले एरिया में, उत्तर पश्चिमी सीमांत भारत में उस जमाने में, वो था असल में गजनीपुर। अब कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में गज द्वारा जो स्थापित गजनीपुर था, इसको अफगानिस्तान के जिस नगर से जोड़ा है वो नगर है असल में गजनी, याद रखिएगा। आइएगा हम आगे देखते हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लें कि असल में इस राजवंश की विशेषताएं क्या है। अच्छा, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे चैप्टर पूरा होगा मैं आज कोशिश करूंगा एक स्लाइड के रूप में 1 या 2 स्लाइड में इस चैप्टर को मोटे मोटे तौर पर पूरा कर दूं। नोट्स आपके सामने अब आ रहे हैं। मेरा एक ये नया प्रयास है, क्योंकि जब मुझे थोड़ा मैंने पॉज लिया बीच में, मुझे कई लोगों द्वारा या मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा गया कि सर नोट्स मिल जाएँ तो PDF के रूप में। तो मेरा प्रयास है कि मैं एररलेस आपके लिए काम लेकर आऊँ। टेस्ट भी मैं यहीं पर दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा, आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। देखिएगा,
जैसलमेर का जो राजवंश है, पहली बात तो ये कि ये जो यदुवंशी जो शासक थे ये सीधा जैसलमेर में नहीं आए थे। जैसलमेर से पहले इनकी राजधानियाँ पहले भी काफ़ी रही हैं। जैसलमेर का जो राजवंश है वो असल में भाटी राजवंश है। एक बात तो क्लियर है, भाटी राजवंश रहा है और ये अपने आप को जिस कुल का मानते हैं वो कुल है चंद्रवंशी या यदुवंशी। याद रखिएगा, चंद्रवंशी या कृष्णवंशी या यदुवंशी मानते हैं, अर्थात ये अपनी उत्पत्ति जो है वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से मानते हैं। ये उत्पत्ति ऐसा नैन्सी के द्वारा कहा गया। अच्छा, नैन्सी जी के बारे में एक बहुत क्लियर सी बात कर दूं कि जो जोधपुर महाराजा थे जोधपुर महाराजा जिनका नाम हमें प्राप्त होता है, जोधपुर महाराजा का जसवंत सिंह जी प्रथम राठौड़, उनके आप दरबारी साहित्यकार थे मुहनोत नैन्सी। और मुहनोत नैन्सी को नैन्सी ख्यात की रचना के लेखन के कारण एक नाम से पुकारा गया है, वो नाम है मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है राजपूताने का अबुल फजल। आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी प्राप्त है। तो जो मुहनोत नैन्सी साहब है जिनको राजपूताने का अबुल फजल कहा गया, जबकि हमने कर्नल जेम्स टड को क्या बोला था। अच्छा, ये एक बड़ी बात हो रही है कि मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करूंगा, मे भी आपको थोड़ी सी कॉफ तो थोड़ा सा आपको झल्लाहट हो कि यार क्यों, लेकिन मैं वजह ऑफलाइन क्लासेस में भी अक्सर ऐसा करता हूँ, उसकी वजह जितनी बार मैं रिपीट करूँगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो जो अबुल फजल साहब है राजपूताने के रूप में जो प्रसिद्ध है मुहनोत नैन्सी, उन्होंने कहा है कि भाटी जो वंश है असल में ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की संतान है और इस वंश का जो संस्थापक था वो संस्थापक है असल में भट्टी है, ये याद रखिएगा। तो भट्टी के नाम पर ही इस वंश का जो नामकरण हुआ है, राजा भट्टी के नाम पर ही वो भाटी राजवंश हुआ है। ये यदुवंशी हैं, आप लोग भाटी, ये यदुवंशी हैं, चंद्रवंशी भी कह सकते हैं इनको, कृष्णवंशी भी कह सकते हैं, और इन्होंने अपनी उत्पत्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से मानी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संस्थापक कौन है या इस वंश की स्थापना कब हुई? तो राजा भट्टी ने इसकी स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में, अर्थात 279 एडी 279 एडी। यदि हम ईस्वी सन को विक्रम संवत में बांटेंगे, में यदि कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हमें 57 जो ईयर्स होते हैं वो ऐड करना पड़ेगा, 57 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा। कारण जो विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व में स्थित था। तो राजा भट्टी द्वारा तृतीय शताब्दी ईस्वी में अर्थात 279 ईस्वी के अंदर अर्थात 336 विक्रम संवत में जिस राजवंश की स्थापना की गई थी भटनेर के अंदर, वो राजवंश था भाटी राजवंश और इसका संस्थापक था राजा भट्टी। अच्छा, एक खास बात, जिस वर्ष आपने इस राजवंश की स्थापना करी राजा भट्टी ने, यानी कि 279 ईस्वी में, तो अपने राज्यारोहण की तिथि को चिर स्थायी बनाने के लिए, अपने राजवंश की कीर्ति को अमरत्व देने के लिए आपने एक जो संवत था वो प्रचलित किया था। और इस संवत का जो नाम हमें प्राप्त होता है वो है भाटिक संवत या भाटी संवत। ये देखिएगा, भाटिक संवत या भाटी संवत। तो क्या मैटर आएगा इसका? 279 ईस्वी के अंदर या विक्रम संवत 336 के अंदर संस्थापक भट्टी द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर जो संवत चलाया गया वो संवत ही असल में रहा आगे जाकर, जिसको हमने कहा है भाटी संवत या भाटिक संस्थापक। अभी हमने देखा, यदि हम इस वंश का नामकरण करें तो ये वंश का नामकरण आएगा राजा भट्टी के नाम पर। इस वंश को बोला गया है भाटी राजवंश। आगे देखिएगा, एक बॉक्स आपको मिल रहा है ब्लू कलर का। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को कलरफुल और अच्छा डिज़ाइन किए हुए नोट्स आप लोगों को दूँ। इस वंश की, यदि हम भाटी वंश की बात करें तो इनके इष्ट देव जो हैं वो हैं श्री कृष्ण, राइट। एक बात, इनकी कुलदेवी है स्वांग्या माता या आवर्जी माता। एक बात फिर क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को, स्वांग्या माता असल में कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण के समय में यादवों की जो कुल देवी थी कालिका देवी, ये उसी का परिवर्तित रूप है। क्योंकि आपने एक स्वांग प्राप्त किया था, एक भाला प्राप्त किया था जरासंध से, और वो देवी भाला था। जब तक जरासंध के पास वो देवी भाला था उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो यादवों ने अपनी कुल देवी कालिका देवी की आराधना करी और उनसे कहा कि हमें जरासंध से महाभारत काल में हमें विजय प्राप्ति के लिए ये भाला चाहिए। तो देवी प्रसन्न हुई, और पौराणिक आख्यानों की बात कर रहा हूँ मैं इस तरह की, देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने जरासंध से ये भाला प्राप्त किया। चूँकि अब इस छीना झपटी के अंदर ये भाला अगले हिस्से से थोड़ा टूट गया, भाला मतलब स्वांग, तभी से इस देवी को, कालिका देवी को स्वांग्या माता कहा गया। और कहा जाता है कि जब ये लोग भटनेर मतलब रेगिस्तान में आके, मरुस्थल में आके स्टेब्लिश हो गए थे, तो इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों या जो पर्यावरण जो विषम परिस्थितियों वाला था पर विजय दिलाने के लिए फिर स्वांग्या माता ने पुनर्जन्म लिया, या अवतरित तो यूँ समझ लीजिए। फिर वो आवर्जी माता के रूप में, स्थानीय रूप में
वैसे तो इनकी कुल देवी स्वांगिया माता, लेकिन आवर्जी माता के रूप में कहते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया, जन्म लिया, अवतरित हुई, इसलिए इसको देवी आवर्जी माता भी कहते हैं और सांग्या जी भी कहा जाता है। और भाला इनके हाथ में है, भाला टूटा हुआ है, ये बात को आप लोगों को याद रखना। इनकी जो आराध्य देवी है वो है असल में महिषासुर मर्दिनी या भाद्रिया जी, ये भी आपको याद रखना है। महिषासुर मर्दिनी या भाद्रिया जी आपकी कुल देवी हैं, माफ करना आराध्य देवी। तो इष्ट देव हुए आपके श्री कृष्ण, कुल देवता आपके हुए लक्ष्मीनाथ जी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपके जो इष्ट देवता हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो हैं लक्ष्मीनाथ जी, क्योंकि आपको ये स्लाइड में नहीं मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। शायद मेरे से यहाँ पर टाइप तो किया था लेकिन शायद बॉक्स में डिसअपियर हो गया। लक्ष्मीनाथ जी इस वंश के, याद रखिएगा, लक्ष्मीनाथ जी इस वंश के अर्थात भाटी वंश के कुल देवता हैं। इष्ट देवता श्री कृष्ण हैं, इष्ट देवता श्री कृष्ण हैं, कुल देवी स्वांगिया माता या सांगिया जी या आवर्जी माता है। लेकिन यदि आराध्य देव की बात की जाए, याद रखिएगा, यदि इनके आराध्य देव की हम बात करें तो आराध्य देव इनका आ रहा है हमारे सामने श्री कृष्ण। कुल देवी आ रही है स्वांगिया माता या आवर्जी माता, आराध्य देवी आपकी आ रही हैं महिषासुर मर्दिनी या भाद्रिया जी। राजध्वज जो है वो आपका भगवा रंग का, ये भी आपको याद रखिएगा। मैं यद्यपि मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ कि जो आने वाली जो स्लाइड्स, जो चैप्टर्स होंगे उसमें मैं कुल देवी की अलग से बात करूँगा, पूरा चैप्टर मैं दूंगा स्वांगिया जी माता को लेकर, इनके राज चिन्ह को लेकर मैं पूरी चर्चा करूँगा। और जैसलमेर का तुर्कों के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ क्या संबंध रहा, जैसलमेर का मुगलों के साथ क्या संबंध रहा, जैसलमेर का ब्रिटिशर्स के साथ क्या संबंध रहा है, प्रजामंडल के दौर में 57वीं क्रांति में जैसलमेर की क्या भूमिका थी, प्रजामंडल के दौर में जैसलमेर की क्या भूमिका थी और एकीकरण में जैसलमेर की क्या भूमिका थी, मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी क्या थी, एवं रूठी रानी उमादे का पूरा किस्सा क्या था, और जैसलमेर दुर्ग। याद रखिएगा, इस जो सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर, जो ऑनलाइन सीरीज आपकी एकेडमिक किंशुक शर्मा की कक्षा पर, इस चैप्टर के पूरा होने के बाद ये एपिसोड्स मैं सेपरेट रूप में यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। और एक मैं शायद आज पहली बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप लोगों के जो कमेंट्स, जो भी मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने व्यूवर्स नहीं है, जो भी है, लेकिन ये जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे काफ़ी करेज करते हैं, काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग क्वालिटी को एडमायर करते हैं, प्रेज़ करते हैं, और थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए। बहरहाल, तो जो राजध्वज है इनका वो भगवा रंग का है, याद रखिएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं सैफ्रॉन रंग जो है, जो भगवा रंग है अपने यहाँ पर, जो केसरिया, वो बलिदान, त्याग, शौर्य का प्रतीक है। मराठा हो चाहे प्रताप हो, कोई भी हो, अपने यहाँ पर ये जाहिर सी बात है। तो राजध्वज आपका भगवा रंग का है। अच्छा, उस पर जो राजवाक्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजवाक्य इनका छत्राला यादवपति, याद रखिएगा, छत्राला यादवपति तथा उत्तर भड़ किवाड़ भाटी भी कहा गया। जो राज चिन्ह है उसके निचले हिस्से पर, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर लिखा गया है छत्राला यादवपति एवं उत्तर भड़ किवाड़ भाटी। आपके गुरु थे वो थे योगी रतननाथ, इस बात को समझिएगा। योगी रतननाथ जी आपके राजगुरु के रूप में ख्याति प्राप्त रहे हैं, और एक विशिष्ट परंपरा रही है इस राजवंश की। जो देवराज भाटी थे उनके राज्याभिषेक, कहते हैं कि उनको राज्य योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। सगुन चिड़िया वाला जो किस्सा, खंजन चिड़िया या सगुन चिड़िया का जो सबसे बड़ा, जो इनके उत्थान में, इनके विकास में, इनकी शक्ति को ठोस बनाने में, एक अमली जामा पहनाने में सगुन चिड़िया, योगी रतननाथ जी, स्वांगिया माता जी, इन कहते हैं कि पौराणिक काल से ये काफ़ी ज़्यादा इन पर आशीर्वाद रहा है हमारे सामने। हालांकि योगी रतननाथ जी तो जब लूद्रुवा के जब राजा बने थे देवराज भाटी तब की बात है। कहते हैं कि योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से देवराज भाटी को राज्य प्राप्त हुआ था, और योगी रतननाथ जी ने यह कहा था कि भाई यदि आप योगी का वेश धारण करके राज्याभिषेक करेंगे और आपके बाद यदि आने वाले आपके संतानें भी, आपके जो वंशज हैं, तो यकीन मानिएगा जैसलमेर का जो राज्य है वो हमेशा अक्षुण्ण सत्ता भाटियों की और अखंडित रहेगी, जैसे कि श्री कृष्ण की रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, और एक ब्राह्मण का बड़ा जिक्र होता है जैसलमेर दुर्ग की स्थापना में, और उस ब्राह्मण का जो हमें नाम मिलता है वो है ईसा। उस जैसलमेर दुर्ग की जब मैं चर्चा करूंगा तब पूरी कहानी को स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो बहरहाल आप लोग ये बात याद रखिएगा कि देवराज भाटी के बाद से लेकर अंतिम महारावल तक, फिर जब भी राजा का राज्याभिषेक हुआ, क्राउन सेरेमनी हुई, तो उन्होंने हमेशा से यहाँ पर योगी का वेश धारण किया। तो ये प्रश्न भी आप लोगों के सामने आ सकता है कि राजपूताने की कौन सी रियासत ऐसी थी जो अपने राज्याभिषेक के टाइम पर
योगी का वेश धारण करती थी, इस तरह के वस्त्र धारण करते थे। तो वो है जैसलमेर का भाटी राजवंश। जिस शासक ने परंपरा आरंभ करी उस शासक का नाम हमें प्राप्त होता है, आप लोग देख लीजिएगा, वो शासक है देवराज जी भाटी। तो इनके गुरु योगी रतननाथ हैं। अच्छा, कौन सी ब्राह्मण शाखा इनकी पुरोहितों के रूप में कार्य करती रही? तो वो थे पुष्करना व्यास ब्राह्मण, याद रखिएगा, पुष्करना व्यास ब्राह्मण, जिन्हें कि पोकरना व्यास ब्राह्मण भी कहा गया है। पोकरना, याद रखिएगा, पोकरना व्यास ब्राह्मण भी इन्हें कहा गया है। पवित्र पशु इस वंश के रहे गाय, वराह, हिरण एवं भेड़, याद रखिएगा, गाय, वराह, हिरण एवं भेड़। पवित्र जो वृक्ष रहा है वो रहा है पीपल एवं कदम्ब। ये भी याद रखना, इनकी जो प्रसिद्ध बंदूक थी वो थी भूतान, और इन्होंने अभिवादन का जो तरीका अपनाया वो था श्री कृष्ण अभिवादन का तरीका। और जो दीवान, जिस वंश के दीवान थे वो थे असल में टावरी, मोहता, महेश्वरी, याद रखिएगा, टावरी, मोहता, महेश्वरी। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इस चीज़ को। पवित्र वृक्ष है पीपल और कदम्ब, नदी है यमुना एवं गोमती, दीवान है टावरी, मोहता, महेश्वरी, और इनका अभिवादन का जो तरीका था वो था असल में श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने कहा, भाटी वंश का जो नामकरण जो हमें मिलता है, भाटी वंश के नामकरण के तौर पर वो मिलता है राजा भट्टी के नाम पर। जैसलमेर क्षेत्र का हमें प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है ये भी देखिएगा, माड़, त्रवण, वल्लपुरम और वल्लमंडलम, याद रखिएगा, माड़, त्रवण, वल्लपुरम एवं वल्लमंडलम भी इस राजवंश का जो प्राचीन, इस राजवंश का जो शासित प्रदेश था जिसको हम वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं, वो इनका नाम हमें प्राप्त होता है। मैंने कहा था कुल देवी, इस वंश की जो कुल देवी है असल में वो है स्वांग्या माता या आवड़जी माता या सांग्या जी। कुछ राजवंशों की कुल देवियों की बात कर लीजिए यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि बात की जाए चौहानों की, सांभर के चौहानों की, तो आपकी जो कुल देवी थी वो थी आशापुरा माता, याद रखिएगा। आवड़ जो शाकंभरी का जो चौहान है इनकी कुल देवी थी आशापुरा माता। जबकि गुहिलों की बात की जाए तो गुहिलों की कुल देवी थी बाण माता। मेवाड़ के गुहिलों या सिसोदियाओं की जो कुल देवी है वो है बाण माता। अच्छा, यदि कछवाहों की बात की जाए आमेर की, तो उनकी कुल देवी है जमुआय माता। राठौड़ों की बात की जाए, अब याद रखना, राठौड़ चाहे यहाँ पर बीकानेर के हों, चाहे जोधपुर के हों, चाहे किशनगढ़ के हों, ये बात आपको बेहद अच्छे से समझनी होगी कि सभी की जो कुल देवी वो नागणेची माता, क्योंकि इनके जो पितृ पुरुष हैं इन राठौड़ों के वो एक है राव सिंहा जी। राव सिंहा जी के वंशज जो डायनेस्टी ट्री है उसमें राव जोधा जी आए थे। राव जोधा जी के पुत्र थे राव किशन सिंह जी और राव बीका जी, याद रखिएगा, बीका जी जिन्होंने बीकानेर बसाया। तो हिंदुइज्म की जो परंपरा है, जो सनातन परंपरा, उसमें पिता और पुत्र की जो कुल देवियाँ होती है वो अलग अलग नहीं होती है। करणी माता जो गलती से आती है, फिर बोल रहा हूँ, वो मात्र चारणों की कुल देवी है। यदि आप कहीं पढ़ते हैं, प्रामाणिक इतिहास पढ़ा हुआ है, उस आधार पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और एक तार्किक बात भी है कि चाहे राठौड़ बीकानेर के हों, चाहे राठौड़ किशनगढ़ के हों, चाहे राठौड़ जोधपुर के हों, उन सबकी जो कुल देवी है वो है असल में नागणेची माता। जबकि करौली की जो कुल देवी है वो कैला देवी है। एवं गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवियों की बात की जाए तो वो है चामुंडा, अम्बरोहिया या गजानन दुर्गा माता, याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहारों की जो कुल देवी है वो है चामुंडा या अम्बरोहिया माता या गजानन, जो कि दुर्गा का ही अवतार है। जनरली जो कुल देवियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दुर्गा के ही अवतार के रूप में हमें प्राप्त होती है। यदि बात की जाए इनके राज चिन्ह की, कि इनका राज चिन्ह असल में किस तरह का था, देखिएगा, यदि ये बात कर ली जाए राज चिन्ह की, तो ये समझना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होगा इस पूरे अध्याय में कि राज चिन्ह की स्थिति क्या थी इस भाटी राजवंश की। पहली बात मैंने पहले भी कहा था, जो राज चिन्ह है वो प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, वो प्रस्तुत किया गया था योगी रतननाथ जी के द्वारा। योगी रतननाथ जी जिन्होंने राज्याभिषेक करवाया था लोद्रवा के महाराज देवराज जी भाटी का। अच्छा, एक नारंगी रंग की ढाल के मध्य में किले की बुर्ज पर शत्रु पर आक्रमण करता हुआ एक हाथ इस राज चिन्ह में प्रदर्शित है, और उस हाथ ने एक टूटा हुआ भाला स्वांग पकड़ रखा हुआ है, इसीलिए इसको देवी को हाथ यहाँ पर देवी का प्रतीक, इसलिए इसको स्वांग्या माता भी कहा गया है। बुर्ज के दोनों तरफ याद रखिएगा दो हिरण की आकृतियाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है किस राजवंश के अंदर बुर्ज, काली रंग की बुर्ज या टूटा हुआ भाला, हाथ आक्रमण करता हुआ हाथ भाले सहित, और दो पशुओं की आकृति है वो हिरण है। मैंने अभी स्पष्ट कहा था आपको, यहाँ के जो पवित्र पशु हैं वो हैं गाय, वरा, हिरण और भेड़, याद रखिएगा इस बात को। और इस बुर्ज के ऊपर, बुर्ज के दोनों तरफ तो दो हिरण की आकृतियाँ, और बुर्ज के ऊपर सगुन चिड़िया अथवा खंजन चिड़िया, याद रखिएगा, सगुन चिड़िया अथवा
खंजन चिड़िया हमें प्राप्त होती है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये तो हुई राज चिन्ह। यदि राज चिन्ह पर अंकित राजवाक्यों की बात की जाए, याद रखिएगा इस बात को, राज चिन्ह पर अंकित यदि राजवाक्य की बात कर ली जाए तो याद रखिएगा राज चिन्ह के नीचे निचले हिस्से पर जो राजवाक्य अंकित है वो है छत्राला यादवपति। याद रखिएगा छत्राला यादवपति, इसको यादव को सही कर लीजिएगा। पूरा नाम है छत्राला यादवपति एवं उत्तर भड़कीमाड़। उत्तर भड़कीमाड़ अर्थात उत्तरी सीमा का प्रहरी। कई बार ये कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाता है विद्यार्थियों के मन में, गाइड्स में, कोचिंग्स वगैरह में, कि उत्तर भड़कीमाड़ असल में भटनेर दुर्ग की ख्याति। पहली बात तो उत्तर भड़कीमाड़ एक उपाधि है जो कि जैसलमेर नरेश विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी के द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी अनिल पाटन गुजरात में। उसकी चर्चा मैं भी थोड़ी देर बाद करूंगा आप लोगों से। राइट, तो सबसे बड़ी बात ये कि न तो ये भटनेर दुर्ग की ख्याति है, न ये जैसलमेर दुर्ग की ख्याति है। कालांतर में उत्तर भड़कीमाड़ चूँकि विजयराज जी द्वितीय भाटी के द्वारा ये इनको विरुद्ध या टाइटल या उपाधि दी गई थी, फिर कालांतर में इनके वंशज भी कहलाए। और चूंकि ये जैसलमेर के शासक थे तब तक भटनेर से माइग्रेट हो चुके थे, तो फिर यहाँ से जो यात्रा आरंभ होती है तो वो जैसलमेर की ख्याति भी उत्तर भड़कीमाड़ के रूप में हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। बेहद प्रसिद्ध छंद है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तर भड़ की जो ख्याति है वो भटनेर दुर्ग की नहीं है, जैसलमेर दुर्ग की है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर, भलो चिणायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर, भड़ किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार। याद रखिएगा भड़ किवाड़ उत्तराधरा, लाइन आ रही है यहाँ पर, भड़ किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिजराजरा, वचन राखो ब्रिजराजरा समहर बाधो सार। ये जो पंक्ति आती है इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तर भड़ किवाड़ की जो ख्याति है शासकों के रूप में वो विजयराज द्वितीय जी भाटी जी के ऊपर लागू होती है। और दुर्ग की यदि बात की जाए तो जैसलमेर दुर्ग की ख्याति सामने आती है। इस वंश का मैंने कहा था कि जो संवत जो प्रचलित किया गया था वो संवित भट्टी द्वारा अपने राज्यारोहण 279 ईस्वी में या 336 विक्रम संवत में अपने राज्यारोहण के अवसर पर प्रचलित किया गया था। और इस राजवंश का जो मूल प्रदेश है नो डाउट वो भटनेर है जो हमें प्राप्त होता है। इस राजवंश के द्वारा जो सिक्के प्रचलित थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इनमें एक सिक्का तो हमें मिल रहा है चांदी का अकेशाही और एक मिल रहा है ताम्र सिक्का जो कि डोडिया है। इनकी राजधानियाँ क्या रही है? पहली राजधानी, एक पूरा क्रम हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, इस बात को समझिएगा। पूरा क्रम हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले ये भटनेर से तन्नौर, तन्नौर से लोधरवा, लोधरवा से जैसलमेर, जैसलमेर से पहले लोधरवा, लोधरवा से पहले तन्नौर, तन्नौर से पहले भटनेर, भटनेर तन्नौर लोधरवा और जैसलमेर। भटनेर को जिसने राजधानी बनाई वो था राजा भाटी या राजा भट्टी है। 279 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तन्नौर जो है उसको जो राजधानी बनाई गई वो राव मंगल राव भाटी के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। याद रखिएगा तन्नौर जो राजधानी स्थापित की गई वो स्थापित की गई थी राव मंगल राव भाटी के द्वारा। फाइन। लोधरवा जो राजधानी स्थापित की गई थी वो राव देवराज जी भाटी, मैंने अभी कहा था आप लोगों को स्पष्ट किया था, योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से, शगुन चिड़िया हाँ कृपा कह सकते हैं कि आशीर्वाद से पंवार राजपूतों से लोधरवा ना केवल छीना, यहाँ इस लोधरवा को या लोधरव्यपुर को आपने भाटियों की राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया। और यहाँ से फिर आपका जो सिक्का चला उसने वो कीर्ति फिर कभी नहीं रुकी। और राव जैसल जी के द्वारा 1155 ईस्वी में, याद रखिएगा राव जैसल जी के द्वारा 1155 ईस्वी में ब्राह्मण ईसा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से ही, क्योंकि राव जैसल जी ने छल कपट का सहारा लिया था। अगला जो चैप्टर होगा उसमें बहुत क्लियर करूंगा मैं इस चीज़ को। राव जैसल ने मोहम्मद गोरी को, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था भोज के विरुद्ध। तो चूंकि अब ये पूरा चैप्टर मैं अलग से लूँगा, फिर यहाँ पर थोड़ा भटकाव होगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स, हर लेवल का स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखता है। कोशिश रहेगी मेरे कॉमन एक बेसिक लेवल में यहाँ पे रखूँ इस स्लाइड्स में। अगला जो एपिसोड होगा उसमें काफ़ी विस्तार से मैं एक अलग से एपिसोड डिज़ाइन करके आप लोगों को अपलोड करूँगा कि जैसलमेर और तुर्क, जिनमें बेसिकली मोहम्मद गोरी के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, वहाँ खुलासा करूँगा। तो राव जैसल जी ने जब छल कपट का सहारा लिया तो उन्होंने लोधरवा को, जहाँ पर गोरी का आक्रमण हुआ था,
उसको असुरक्षित समझा। फिर उन्होंने एक राजधानी की स्थापना करी, नगर की स्थापना करी जैसलमेर की। ब्राह्मण ईसा ने इन्हें त्रिकुटाकृति पर्वत पर ले जाकर, पहाड़ पर ले जाकर, वहाँ के नो डाउट जैसलमेर में कोई पहाड़ जैसा कुछ नहीं, एक डूंगर टाइप का, मतलब एक पठार, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया, वहाँ ले जाकर श्री कृष्ण के मतलब चिन्ह, श्री कृष्ण और अर्जुन के चिन्ह दिखाए थे कि यहाँ पर कभी श्री कृष्ण और अर्जुन भी आए थे। इन सारी कहानियों का खुलासा इंतज़ार कीजिए जो अगले एपिसोड्स आएंगे, आप देखते रहिएगा लगातार, तो जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और जी हाँ, ये चूँकि मेरा पहला एपिसोड है इस तरह का कि मैं अब तक का जिस तरह से मैं आदी हूँ वाइट बोर्ड पर पढ़ाने का, इस तरह से थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी का मैं पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कितना पसंद कर रहे हैं, या आपके लिए फ्रूटफुल है, यूजफुल, उपयोगी है या नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे, पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बता दें। शायद इस तरीके का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर नोट्स आपके सामने स्पष्ट तौर पर आ रहे हैं। चूँकि ये मैटर मैं खुद टाइप करता हूँ PDF वगैरह, तो यहाँ पर एररलेस है पूरी तौर पर। आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई फैक्ट्स, इवन योर रिजल्ट, कि मेरी वजह से आपका भविष्य दांव पर ना लगे। तो मेरी एक बार यहाँ गुजारिश है कि एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि ये तरीका आपको पसंद आया और मुझे कि कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो यदि प्रेरणा अच्छी रही तो शायद मैं और अच्छी मेहनत के द्वारा अगले एपिसोड में आप लोगों के सामने आ सकूं। तो जैसलमेर की जो स्थापना हुई वो की गई राव देसल जी के द्वारा, और ये जिसके द्वारा स्थापना की गई थी वो था ब्राह्मण ईसा। ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से, याद रखिएगा, यहाँ पर ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से ही यहाँ पर स्थापना की गई थी किसकी, इस राजवंश की। फाइन। अब यदि हम बात करते हैं कि ये तो स्थापना वाली बात हो गई। अच्छा, यदि बात की जाए उपाधियों की, यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट रह गई है कि भाटियों की जो आरंभिक जानकारी है वो असल में हमें प्राप्त कहाँ से होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भाटियों की जो जानकारी है, आरंभिक जानकारी, जो इनिशियल जो सोर्सेज हैं इनके, इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ऑथेंटिक या प्रामाणिक जानकारी, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है लोद्रुवा शिलालेख से। ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसलमेर के भाटियों की, वो शिलालेख इंस्क्रिप्शन कौन सा है, दैट इज़ लोद्रुवा, और लोद्रुवा इंस्क्रिप्शन 1157 AD 1157 AD का 1157 ईस्वी का हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है, लोद्रुवा शिलालेख। उस समय जैसलमेर के भाटियों का आरंभिक इतिहास प्राप्त होता है। अभी मैंने कहा था इनके टाइटल्स की बात कर ली जाए, इनके उपाधियों की बात कर ली जाए, तो देखिएगा एक उपाधि है चूड़ाला। चूड़ाला जो उपाधि और राव विजयराज प्रथम भाटी, याद रखिएगा, शासक थे राव विजयराज प्रथम भाटी। राव विजयराज प्रथम भाटी को चूड़ला देवी से चूड़ प्राप्त होने के कारण वो चूड़ाला कहलाया, उनका टाइटल ये रहा। जबकि उत्तर किवाड़, जैसा कि मैंने कहा था, राव विजयराज द्वितीय भाटी, उत्तर किवाड़ राव विजयराज द्वितीय भाटी द्वारा ग्रहण किया गया, धारण किया गया टाइटल है। और राव विजयराज द्वितीय भाटी के वंशजों, इनके बाद जो शासक जैसलमेर पर आए, उसकी वजह से ही फिर जैसलमेर को कहा गया है उत्तर भड़ किवाड़, याद रखिएगा, अर्थात उत्तरी सीमा का प्रहरी। अब यहाँ पे ये तर्क नहीं चलेगा जी कि जो हम जैसलमेर है वो तो असल में राजस्थान का उत्तर पश्चिमी सीमांत, उत्तरी एरिया तो भटनेर है। चूँकि भटनेर से लेकर तन्नौर, तन्नौर से लेकर लोद्रुवा, लोद्रुवा से लेकर जैसलमेर, हमने कहा भी था मथुरा, काशी, प्रागवाड़, गजनी, अरू, भटनेर, दिगम, दिरावल, लोद्रुवा, नम्मो, जैसलमेर, तो पूरा जो एरिया रहा है उत्तरी सिरे से लेकर आप यदि जैसलमेर तक आए, चूँकि भाटियों द्वारा शासित रहा है, इसलिए कलेक्टिव रूप में इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया। लेकिन उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में भटनेर ख्याति प्राप्त नहीं है, जैसलमेर ख्याति प्राप्त है। यद्यपि हम यहाँ पर इस बात को जोड़ देकर स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं प्रामाणिक तौर पर कि जो भटनेर दुर्ग था उसने भारत पर सर्वाधिक मुस्लिम आक्रमणों को झेला था। अब यहाँ पर एक बात और मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ आप लोगों के सामने, ताकि फिर कभी आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसलमेर चूंकि उत्तर पश्चिमी सीमांत का छोर, इस नोट को आप लोग ढंग से पढ़िएगा, जैसलमेर चूंकि उत्तरी पश्चिमी सीमांत का छोर है एवं इस राज्य को जीते बिना आक्रमणकारी राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, अतः जैसलमेर नरेश इस कार्य को अर्थात उत्तर भड़ किवाड़ की उपाधि को पूर्ण दायित्व के साथ निभाते रहे और जैसलमेर दुर्ग की ख्याति
जैसलमेर दुर्ग की ख्याति कालांतर में उत्तर भड़ किवाड़ के रूप में अर्थात उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में भी स्थापित हो गई। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में तो कहा भी गया, जैसा मैंने अभी बार बार एक कहावत या मुहावरा लोकोक्ति के रूप में आपको बताया है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिणायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर भड़ किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन बहार वचन राखो ब्रिजराज राज समहर बाधो सार। बहुत बहुत अच्छी बात कही गई है। इसमें भी आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जैसलमेर दुर्ग की ख्याति हमारे सामने उत्तर भड़ किवाड़ उत्तराधरा अर्थात भाटियों का जो सीमा है वो भारत के या राजस्थान की उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में उत्तर भड़ किवाड़ के रूप में प्रसिद्ध रही है। आइएगा हम थोड़ा सा और इस मैटर को देखते हैं और समझते हैं कि राज्याभिषेक की विशिष्ट परंपरा असल में क्या रही है। देखिएगा, राज्याभिषेक की यदि विशिष्ट परंपरा के रूप में हम बात करें तो हमें यहाँ पर एक चीज़ प्राप्त होती है कि रावल देवराज भाटी, ये देखिएगा, रावल देवराज भाटी को योगी रतननाथ के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ। योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से आपने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और योगी रतननाथ जी ने फिर आदेश दिया था कि यदि आपके वंशज भी राज्याभिषेक के समय योगी का वेश धारण करेंगे तो आपका राज्य अखंडित है, आपकी सत्ता अक्षुण्ण है, सुरक्षित है। देवराज के वंशजों ने इसको स्वीकार किया अच्छे से और स्वीकार करके यहाँ पर देवराज के वंशजों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया और स्वीकार करके फिर इस परंपरा का वो अपने अंतिम समय तक निर्वाह करते रहे। तो राज्याभिषेक की जो विशिष्ट परंपरा हम देखते हैं कि राज्याभिषेक की विशिष्ट परंपरा के दौरान आपने जो योगी का वेश धारण करने की परंपरा अपनाई है वो लोद्रवा को राजधानी बनाने वाले शासक रावल देवराज जी भाटी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं एक पूरे एपिसोड के रूप में लूँगा कि जो नरेश था लोद्रवा का, महारावल भोज, जिसके विरुद्ध अब यहाँ पर जैसलमेर नरेश एक मात्र अलंकार के रूप में, असल में ये भाटी नरेश होना चाहिए क्योंकि जैसलमेर अभी राजधानी नहीं बनी है। तो याद रखिएगा कि जो रावल भोज थे, महारावल जो भोज थे, वो महारावल भोज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था रावल जैसल के द्वारा। जैसल जो आपके ही कुल परंपरा के भाई बंधु थे और जैसल ने गोरी को निमंत्रण दिया। जैसल गोरी के सेनापति के रूप में लुद्रवा तक आया और लुद्रवा से लगभग 15-17 किलोमीटर के दायरे में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें रावल भोज लड़ते हुए मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ लड़ते हुए फिर आप शहीद हुए, मारे गए। बाद में जैसल का राज्याभिषेक यद्यपि जैसलमेर मतलब लोद्रवा में हुआ, लेकिन फिर आपने लोद्रवा को अपनी राजधानी को असुरक्षित जानकर फिर जैसलमेर की स्थापना की थी, सोनारगढ़ की स्थापना की थी ब्राह्मण ईसा के सहयोग से। लेकिन जैसलमेर दुर्ग में जिसने पहला यूँ कह लीजिए आपकी अपना राज्याभिषेक करवाया वो महारावल शालिवाहन था। तो जैसलमेर को राजधानी बनाया, जैसलमेर का संस्थापक है, जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ का संस्थापक है राव जैसल। लेकिन जैसलमेर दुर्ग में जिसने अपना पहली बार राज्याभिषेक करवाया वो शासक है शालिवाहन। यद्यपि शालिवाहन, महारावल शालिवाहन लंबे समय तक जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ में नहीं रहे, अपने पुत्र के अशिष्ट व्यवहार के चलते वो अपने पारंपरिक केंद्र दिरावर में ही रहे। बहरहाल यहाँ तक का ये मैंने एक एपिसोड आपको देने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। मेरी अभी इच्छा हो रही कि मैं इस एपिसोड को पूरा कर दूं, लेकिन आज पहली बार शायद मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो नया तरीका मैंने अपनाया जिसमें नोट्स परफेक्ट रूप में आपके सामने चल रहे हैं, जहां पर आपको पेन डाउन करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध बहुत सरल भाषा मैंने नोट्स को बड़े प्रामाणिक तौर पर आप लोगों के सामने स्लाइड्स प्रोवाइड करी है। तो मैं यहाँ पर बस आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं ये तरीका सही है, इफ़ेक्टिव है, आपके लिए बहुपयोगी है, उपयोगी है, परीक्षा में आपको सफलता दे सकता है। तो हम इस